नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम समय चक्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जाने-माने एस्ट्रोलॉजर रोहिताश त्रिवेदी जी। सर बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी। और आज हम जानेंगे कि आखिर आने वाले दिन देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहला सवाल यही है सर भाजपा को लेकर है कि भाजपा को आने वाले दिनों में दक्षिण से कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हुआ, उसमें दक्षिण भारत को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा भाजपा जी, का जो कार्य समिति की बैठक हुई, वो भी दक्षिण भारत में हुई है और दक्षिण भारत पर भाजपा लगातार फोकस कर रही है। तो दक्षिण भारत से भाजपा को आने वाले दिनों में कितना लाभ मिलने वाला है? जी अंकित जी। देखिए जी, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हम बात करें तमिलनाडु की। हुँ, तमिलनाडु में भारत में भाजपा की एक लहर देखी जाएगी, जो निरंतर यहाँ से 2026-27 तक बनी रहती है। हुँ, तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा अपने आप एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। 2024 के संभावित लोकसभा के चुनावों में हिंदी हार्टलैंड में इनकम्बेंसी के कारण भाजपा को जो कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, उसकी पूर्ति अकेला तमिलनाडु ही कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ज्योतिषीय संकेत यही कह रहे हैं। हुँ। केरला, इसके उसके ब अलावा जी, कर्नाटक, जी, आंध्र प्रदेश, जी, तेलंगाना ये सब भी है। जी, जी। इसके बाद कर्नाटका का यदि हम हुँ, देखें, तो कर्नाटका में भाजपा दोबारा एक और विधानसभा पारी तो खेलेगी ही। हुँ, 2024 के लोकसभा के अंदर भी भाजपा का हुँ, मत प्रतिशत जो है, वो कर्नाटका में प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा। हुँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुँ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली हुँ, इनडायरेक्टली अपोजिशन का साथ छोड़कर एनडीए में आती हुई दिखेंगी। हुँ। केरल में अभी भविष्य में भाजपा के वोट प्रतिशत या मत प्रतिशत में कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी के संकेत नहीं है। यानी कि केरल को छोड़कर दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भाजपा के लिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन केरल में अभी भी भाजपा को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा हाँ जी, ज्योतिषी शास्त्र जी, कहता है। जी, बिल्कुल सही आपने इसको समराइज़ किया। बिल्कुल, अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं सर और सवाल जी, यही है कि क्या ठाकरे के बिना शिवसेना संभव है? क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से अब विधायकों के बाद सांसद भी उद्धव ठाकरे से दूर जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ रहने की बात कर रहे हैं। तो क्या ठाकरे के बिना शिवसेना संभव है और उद्धव ठाकरे ठाकरे का भविष्य क्या होगा? आपके प्रश्न के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, क्या हुँ, ठाकरे के बिना शिवसेना संभव है? नहीं, अभी बिल्कुल। आने वाले कई वर्षों तक ठाकरे के बिना शिवसेना संभव नहीं है। पर ये राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे धीरे-धीरे आने वाले कुछ वर्षों में पुनः घर वापसी करके भाजपा में आते हुए हुँ, दिखेंगे। इन्हें स्वीकार किया जाता है या नहीं, इसके ऊपर मुझे संदेह है। हुँ। परंतु शिव सैनिकों का आशीर्वाद, जैसा हम 2 साल पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं, शिव सैनिकों का आशीर्वाद उद्धव ठाकरे जी को नहीं मिलेगा। शिवसेना की कमान इनके हाथों से जाती रहेगी। हुँ, एमएनएस राज ठाकरे जी के नेतृत्व में, हुँ, शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में नवीन शिवसेना का जो एक प्रारूप अब आएगा, जिसमें उद्धव ठाकरे जी को शायद कोई महत्वपूर्ण स्थान ना मिल पाए, उसमें एमएनएस गठजोड़ कर सकती है, साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं और लोकसभा में भी साथ मिलकर जा सकती है। अच्छा। तो महाराष्ट्र में ये जो सरकार बनी है, जो नई नवेली सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, क्या अपने बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगी? क्योंकि आप शुरू से कहते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे। अब सवाल आपसे एक बार यही पूछा जाएगा कि क्या एकनाथ शिंदे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद। और देवेंद्र फडणवीस? केंद्र में आएँगे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस केंद्र की राजनीति में आएँगे। ये आप बड़ी यदि बात कह आप रहे हैं। यदि आप विश्व विजय पंचांग में देखें, तो श्रीमान हुँ, देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर एक छोटा-सा प्रेडिक्शन किया गया था। इनके जो उपलब्ध जन्म समय है हमारे पास, हुँ, हुँ, ये आप अपने ग्राहकों को दिखा भी सकते हैं।
यहाँ हमने स्पष्ट लिखा है कि जुलाई 2022 के बाद श्रीमान देवेंद्र जी पुनः राजनीतिक उन्नति करना आरंभ कर देंगे, तो वो हमने देख लिया होते हुए। आपको हुँ, याद होगा हमारे पिछले शो में जब आप और हम मिले थे, हुँ, तकरीबन 18 या 16 जून के आसपास, तब मैंने ये कहा था कि बस बिल्कुल। अब होने ही वाला है और कुछ दिनों में हो गया वहाँ पे। इसी में पंचांग में हमने आगे भी लिखा है कि दिसंबर 2022 ईस्वी से फरवरी 2023 के मध्य श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा के अंदर अपने पद को अचानक बढ़ता हुआ देखेंगे। यह राष्ट्र हित में है। इनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, न केवल महाराष्ट्र में, परंतु दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों में और हिंदी भाषीय प्रांतों में भी। बिल्कुल। हाँ जी। अब अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, और सवाल यही है, क्योंकि जी, भारत और चीन के बीच लगातार तनाव रहता है। जी। हाल में ही 16वें दौर की बैठक भी हुई दोनों देशों के बीच। ये रिश्ते आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे? क्या तनाव बना रहेगा या इसमें थोड़ी-सी जो नरमाहट है वो देखने को मिलेगी? देखिए जी, इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक 2018 में करी गई विश्व विजय पंचांग की एक हुँ, भविष्यवाणी, जिसमें हमने ये स्पष्ट कहा था कि मार्च-अप्रैल 2020 आते-आते संधि हुँ, वार्ताओं का समय समाप्त हो जाएगा। यदि शांति वार्ता या संधि वार्ता सफलता को प्राप्त करनी थी, तो उसकी रेड लाइन मार्च 2020 में क्रॉस हो जानी थी। ये हम 2018 से कहते आए हैं। हमने देखा क्या मार्च 2020 में क्या हुआ दुनिया के साथ हमने देख बिल्कुल। लिया। ज्योतिषीय मत अनुसार संधि वार्ता विफल हो गई थी मार्च 2020 में। अब तो हुँ, युद्ध ही है विकल्प। भारत चीन युद्ध की ओर अग्रसर होते हुए दिखेंगे। 22 ये आप जुलाई अभी से कुछ दिनों बाद, आज क्या हुँ, तारीख है हमारी अंकित भाई? आज क्या डेट है? जस्ट अ मोमेंट। अंकित 19 आज क्या डेट जुलाई है? है। अब 19, आज 19 है, तो हम 22 जुलाई की बात कर रहे हैं, हुँ, विच मीन्स परसों से चीनी सेना की गतिविधियां लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से लगते बॉर्डर पर ज्योतिषीय रूप से देखी जा सकती है। ऐसी किसी गतिविधि का हमें समय रहते प्रत्युत्तर देना चाहिए। हुँ। ऐसी ही गतिविधि 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में सिक्किम से लगती चीनी सीमा पर भी देखी जा सकती है। लगभग इसी समय पर अरुणाचल के पास भी चीनी सेना कुछ गतिविधि करती दिखती है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अभी भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य होने के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। ना कोई आशंका है, ना कोई उम्मीद। भारत-चीन के बीच में संधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीन अपने रवैये से, अड़ियल रवैये से हटता हुआ हुँ, नहीं दिख रहा। एस्केलेट पे एस्केलेट करा जा रहा है। हुँ, और जहाँ तक मेरी छोटी-सी समझ है, जो हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं, हुँ, भारत की भी जो डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत आज तक चीन के प्रति रखता आया है, इसमें हमने पिछले 2 वर्षों में काफ़ी गंभीर बदलाव होते हुए देखे हैं। अब हम चीन से आँखों में आँखें मिलाकर देख रहे हैं, चीन भी अपने रवैये से हट नहीं रहा, तो अब युद्ध हुँ। होगा फिर। चलिए अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, और जी, मुद्दा वही है जिस पे हम लगातार 2-3 महीनों से चर्चा कर रहे हैं, और मुद्दा है जी, धर्म का। आखिर ये धर्म जी। बार-बार देश में मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या कोई ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? और इसको लेकर समाज में जो उथल-पुथल है, क्या और बढ़ेगा या इसमें एक बार फिर से रुकावट देखने को मिलेगी और समाज में समरसता लौटेगी? देखिए जी, आपने बहुत लंबा प्रश्न पूछा। इसका जो पहला हुँ, पार्ट है, इसका मैं थोड़े से एक व्यंग के साथ उत्तर देना चाहूँगा, हुँ, सरकाज़्म के साथ, कि भारत में हमेशा धर्म से संबंधित विषयों पे हिंसा और तनाव क्यों दिखता है? ये प्रश्न हुँ, हमें किसी ज्योतिषी से नहीं, हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। ये बिल्कुल, प्रश्न हमें किसी राजनेता से नहीं, आपको, हमको, हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम इस प्रश्न को अपने आप से पूछेंगे, तो हमारे समक्ष एक और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि धर्म है क्या? हुँ, अब धर्म है क्या, इसके ऊपर हम सबको चिंतन करना होगा। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है, धर्म क्या है? वह जीवन शैली जो धारण करने योग्य है। हुँ, जीवन शैली तो वही धारण करने योग्य होती है जिसमें वासुदेव कुटुंबकम का भाव होता है, जिसमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस, म्यूचुअल हुँ, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, उसकी श्योरिटी होती है।
बिल्कुल। तो ये तो हमें अपने आप समझने की चीज़ है। ज्योतिषीय हुँ, संकेत ये हैं कि नवंबर तक, यह जो समय चल रहा है जुलाई से हुँ, लेकर नवंबर तक, इस समय अवधि में भारत में शरारती तत्व और शत्रु राष्ट्र धार्मिक उन्माद और धर्म के हुँ, नाम पर कलह करवाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। संकेत ये भी है कि जैसे-जैसे हम अगस्त के समीप जाते जाएँगे, वैसे ही यदि आप देखें तो कभी खालिस्तान को एक्टिवेट करने की कोशिश करी जाती है, कभी किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा भड़काने का प्रयत्न किया गया, कभी विद्यार्थी वर्ग को मुखौटा बनाकर हिंसा बनाने का प्रयत्न करा गया, कभी हिंदू-मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का प्रयत्न करा गया। अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे-जैसे हम अगस्त के पास जाएँगे, 3-4 अगस्त आते-आते किसी हुँ, जातीय विषय पे समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रशासन को यह ज्योतिषीय एडवाइज़री है, निवेदन है कि उचित रहते समय पर उचित कदम उठाएँ। यदि ऐसा तनाव कहीं जातीय हिंसा का या जातीय भेदभाव का की आग कहीं लगती हुई दिखे तो उस चिंगारी को वहीं पर बुझा बिल्कुल। दें, वहीं पर सॉल्यूशन करें, उसे स्नोबॉल ना होने दें। चलिए, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और फिर से एक बार राजनीतिक जी, घटनाक्रमों के ऊपर लौटते हैं। और जी। हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में आने वाले दिनों में कोई बड़ी हलचल देखने को मिलेगी? जी, राजस्थान में 2 रूपों 3 अलग-अलग चीज़ों से हलचल देखने को मिल सकती है, हुँ, ज्योतिषीय मत है ये। पहला मत, श्रीमान हुँ, अशोक गहलोत जी के विरोध में कांग्रेस में राजस्थान के अंदर स्वर बुलंद होंगे। बिल्कुल। दूसरा, कांग्रेस अपने वोट बैंक को राजस्थान में खोता हुआ देखेगी। हुँ, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार के और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, हुँ। जिसके फलस्वरूप केंद्र प्रशासन राजस्थान सरकार पर कुछ कड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में कैसा रहने वाला है? क्योंकि हाल में ही हमने देखा कि वहाँ से टीएस सिंहदेव ने अपना इस्तीफ़ा एक मंत्रालय से दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं। क्या टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ाएँगे? देखिए जी, 1996-7 आई एम नॉट श्योर कौन सा साल था। हुँ, 1996-1997 में कांग्रेस की एक बड़ी लोकप्रिय नेता सुश्री ममता बनर्जी ने हुँ, कांग्रेस को टीएमसी नाम का एक तमाचा मारा था। बिल्कुल। ऐसा ही तमाचा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पड़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो क्या राजस्थान में सचिन पायलट अलग होंगे कांग्रेस से? इसके ऊपर अभी मैं अपना जो ज्योतिषीय मत है वो गोपनीय रखना चाहूँगा, हुँ, क्योंकि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये तो व्यक्तिगत कर्म है सचिन पायलट हुँ, जी का। केवल सचिन पायलट जी या उनसे उनके कोई संबंधी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो पब्लिक डोमेन में मैं सचिन पायलट जी को क्या करना चाहिए ये नहीं कहना चाहूँगा। ये उनके व्यक्तिगत जीवन का एक टैक्टिकल स्टेप है जो उन्हें उठाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, राष्ट्र हित में उम्मीद है कि वो बिल्कुल, उचित कदम उठाएँगे। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल ये है कि भाजपा क्या किसी और जी। मुख्यमंत्री का बदलाव करने वाली है? अपने ही राज्य के अंदर या अपने ही राज्य के किसी अंदर, जैसा हमने उत्तराखंड में देखा था, गुजरात में देखा था, जी, इसके अलावा मणिपुर में देखा, क्या जी, किसी जी। और मुख्यमंत्री का बदलाव होने वाला है? नहीं जी, मुझे ऐसे संकेत नहीं दिखे। तो भाजपा में कोई बड़े बदलाव के संकेत? अ, यदि हम केंद्र की बात करें केंद्र के स्तर पे तो अगर देखें तो? जी, जी, अक्टूबर-नवंबर 2022 में हुँ, प्रधानमंत्री जी अपनी टीम को थोड़ा रीजिग करते हुए दिखेंगे, जिसमें हुँ, काफ़ी कई नए चेहरे आगे आएँगे, हुँ, कुछ चेहरों को कोई और प्रभाव या प्रभार सँभाला जाएगा। हुँ, अक्टूबर-नवंबर 2022 ईस्वी में संभावना है कि कांग्रेस आय के अभी करंट कांग्रेस आय के कुछ हुँ। बड़े नेता आने वाले कुछ महीनों में में भाजपा में आ जाएँ, भाजपा में शामिल हो जाएँ। तो कांग्रेस के कुछ और नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी,
अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा कि विपक्षी एकता में बिखराव साफ तौर पे देखने को मिला। भले ही विपक्ष कहता हो कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन बिखराव साफ तौर पे दिखा। क्या ये बिखराव आगे भी जारी रहने वाला है, जिससे कि भाजपा को आगामी 2024 के चुनाव में लाभ मिल सकेगा? देखिए अंकित जी, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट इंटरैक्शन में ये डिस्कस हुँ, किया था कि राष्ट्रपति नॉमिनेशन के ऊपर विपक्षी पार्टियों में एक आम सहमति नहीं बनेगी और क्रॉस वोटिंग वगैरह होगी, जो स्पष्ट हो गया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि भारत के अगले राष्ट्रपति किन्हीं महिला के होने की संभावना ज़्यादा है, अधिक बिल्कुल, है। आपने कहा था। जी, जी, जी। इसी श्रृंखला में यदि हम आगे देखते जाएँ तो उप राष्ट्रपति भी मुझे भाजपा के ही नॉमिनी आते हुए दिख रहे हैं। हुँ, इसी श्रृंखला में हम थोड़ा और आगे देखते जाएँ तो किसी स्टेट की सरकार मुझे संकट में पुनः आती हुई दिखती है। मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे हैं। आपका प्रश्न था कि हुँ, क्या कोई मुख्यमंत्री बदले जाएँगे? हुँ, नहीं, पर सरकार गिर सकती है कोई। बिल्कुल। और विपक्षी एकता? बीरबल की खिचड़ी है, ना कभी थी, ना कभी होगी। 2034 बिल्कुल। में एक और बार प्रयत्न करेंगे, 8 महीने में टूट जाएगी। सचिन पायलट अच्छा, जी तोड़ेंगे 2034 में विपक्षी एकता को। 2034 या 2034 24? में 2034 में महागठबंधन की विपक्षी एकता सचिन पायलट जी द्वारा तोड़ी जाएगी जम्मू से। नहीं, मैं एक बार बाकी क्लियर क्या करना चाहता हूँ, 2024 या 2034 34? 2034 में सचिन पायलट अच्छा, जी महागठबंधन की विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न कर देंगे। बीच का अभी गेस वर्क छोड़ देते हैं सबके लिए। अच्छा, 2034 का आपने बता दिया, 2024 पे जी, आपने अभी चुप्पी साध रखी है। ख़ैर, बीच का गेस वर्क मौसम छोड़ बड़ा देते हैं। हाँ, ख़ैर जी, मौसम देश का जो है ना, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। जी, जी, जी। क्या इस साल ऐसा ही रहने वाला है या उत्तर भारत में ख़ास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों में बारिश के आने वाले दिनों में संभावना है? और जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र में हमने देखा है, क्या वहाँ लोगों को राहत मिलेगी बारिश से? देखिए अंकित जी, आई डोंट वांट टू साउंड अ फियर मॉन्गरर हियर। ये हमारे पिछले शो में भी हमने डिस्कस किया था। जो प्रकृति का उग्र रूप है, वो हुँ, निरंतर इस वर्ष बना रहेगा। अगले वर्ष ये और भी भयावह हो जाएगा हुँ, और इसकी भयानक इस इसका जो वायलेंस है, इसका जो अब्रप्ट नेचर है, इसका जो क्लाइमेट चेंजेस का जो हमें इम्पैक्ट दिख रहा है, वो ईयर ऑन ईयर टिल 2032 बढ़ता ही जाएगा। हुँ, भारत सरकार ने अभी रिसेंटली कुछ प्लास्टिक बैन के ऊपर पॉलिसी लाई। ये एक हुँ, बहुत अच्छा, आदरणीय, बहुत साधुवाद भोगने वाला नियम है, पर इसमें हम सबको समझना होगा कि ये सब हम बिल्कुल। सबको करना है। वी हैव टू डू इट। दिस इज क्लाइमेट इमरजेंसी एंड if we do not change now, I'm again repeating, we might very well be part of the ongoing sixth mass extinction. अच्छा, आप थोड़ी-सी आर्थिक विषयों पर आपसे सवाल जी, पूछ लेते हैं। रुपए जी, में गिरावट आज भी देखा गया, रुपए में गिरावट डॉलर के मुकाबले 80 तक चला गया है। क्या जी, ये गिरावट यूँ ही जारी रहेगा या इस पे कभी विराम लगने वाला है आने वाले दिनों में? जी। मेरा एक थोड़ा-सा डिफरेंट ओपिनियन है। हुँ, देखिए जी, रुपए गिरा नहीं है। हुँ, डॉलर और रूबल, ये दोनों अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ को भोग रहे हैं। दोनों बहुत हुँ, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अगेंस्ट डॉलर एंड रूबल हर लोकल करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इंक्लूडिंग आईएनआर। हुँ, डॉलर और रूबल को हटा दें अगर हम और बाकी करेंसीज के साथ आईएनआर को देखें, इंडियन रूपी को देखें, तो ये काफी स्टेबल है। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, हुँ, जो कि ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में चल रहे हैं, उसी का एक नतीजा है। उससे सैंक्शंस आई, सैंक्शन से अब ये रिसेशन आ रहा है। ये हुँ, रिसेशन डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन अपना फर्स्ट वर्ल्ड स्टेटस हमेशा के लिए खो देगी। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़े डिप्रेशन की तरफ जा रही है। हुँ, जो हमने श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट, आर्थिक
कारणों से आए राजनीतिक संकट को बनते देखा, वो यूरोप के कई राष्ट्रों में होता हुआ दिखेगा, मिडल ईस्ट के कई राष्ट्रों में होता हुआ दिखेगा, अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों में होता हुआ दिखेगा, एशिया के कुछ राष्ट्रों में होता हुआ दिखेगा। आने वाले 18 महीनों में more than 12 states can totally collapse. We can have total state collapse of more than 12 nations. यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। 1 दर्जन के आसपास देश श्रीलंका को भोग सकते हैं, जिसमें कुछ यूरोपियन राष्ट्र भी शामिल हैं। और महंगाई कब तक काबू होगा देश में, क्योंकि महंगाई पर हो हल्ला बहुत ज्यादा है। अभी नहीं काबू होगा जी, अभी तो समय लगेगा। अभी पहले वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल होगा। ये तृतीय विश्व युद्ध कहता हूं मैं इसे। जब ये तृतीय विश्व युद्ध की ज्वालाएं शांत होगी, उसके बाद फिर महंगाई पे आपका लगाम लगाई जा सकेगी। अब तो युद्ध का वातावरण है और महंगाई पे कोई, मुझे नहीं लगता राहत मिलेगी महंगाई से। चलिए, तो अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करते हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि श्रीलंका संकट कैसे थमेगा और इस पर भारत का कितना प्रभाव होगा। जी, श्रीलंका संकट पर भारत का काफी प्रभाव पड़ेगा। भारत ही श्रीलंका को संकट से 2024-25 में धीरे धीरे आर्थिक सहायता देकर निकाल पाएगा। भारत की सहायता से आने वाले 2-3 वर्षों में श्रीलंका वापस पटरी पर आएगा और आर्थिक उन्नति को धीरे धीरे भोग पाएगा। अभी समय लगेगा। और ब्रिटेन की राजनीति में जो अस्थिरता हमें दिखाई दे रही है, इस पर विराम कब लगेगा? क्या कोई वहां भारतवंशी ही अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है और कोई असर भारत पर इसका दिखता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ब्रिटेन और भारत के संबंध सितंबर अक्टूबर में कुछ आंशिक तनाव या खटास को भोगेंगे। ब्रिटेन में हो रही करंट उथल-पुथल के कारण ही अक्टूबर नवंबर में भारत और ब्रिटेन के संबंध कुछ आंशिक समय के लिए कुछ तनाव को देखेंगे। ब्रिटेन में जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, इसमें आगामी कुछ महीनों में ब्रिटेन में आने वाले आर्थिक संकट का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय मूल के लोगों का ब्रिटिश राजनीति में, इंग्लिश राजनीति में दबदबा देखा जाएगा। ये विश्व विजय पंचांग में भी हमने इस वर्ष लिखा है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंसा बढ़ रही है, खास करके जापान में हमने देखा शिंजो आबे की हत्या कैसे कर दी गई है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में हाल में हुई फायरिंग की घटना कैसे बढ़ी हैं। तो सर, ये हिंसा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, इसको लेकर पंचांग क्या कहता है? राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक तनाव, उपद्रव, आतंकवादी हिंसाएं, प्रकृति का भयावह रूप, जनमानस में तनाव, जनमानस में एक रोष और वायलेंस, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, दीपावली की तरफ, वैसे वैसे विश्व भर में बढ़ता हुआ ही दिखेगा। इसके कम होने के आसार नहीं है अभी। तो ये आने वाले दिनों में भी वैश्विक स्तर पर यह जारी रहने वाला है? जी, वैश्विक स्तर पर ये जारी रहेगा। कई राष्ट्रों में, कई शहरों में आपको विरोध प्रदर्शन, दंगे, आतंकवादी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती भी दिखेंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि मानव जाति पर कोई गंभीर बादल छा गए हैं। तो चलिए, इन तमाम मुद्दों पर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है आगे भी आप हमसे जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही विषयों पर आप हमें जानकारी देते रहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानकारी हासिल कर पाएं। तो आज के लिए समय चक्र में इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।